नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, इनकी शिक्षण विधियाँ सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि इन तीनों विषय की शिक्षण विधियों में से कुल 24 प्रश्न अंकों के 24 अंकों के कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस क्लास में विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के पीवाईक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में। विद्यार्थियों की भाषा, अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? क्या कि विद्यार्थियों की भाषा की अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए निबंधात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका निबंधात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो उनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो वह है समय की बचत। उसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, तो ये समस्या समाधान विधि का गुण है कि समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होती है, और यह विधि वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण है और शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तो ये समस्या समाधान विधि के ये गुण है, लेकिन समय की बचत ये समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। अगला, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व की दृष्टि से भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो यह है सामाजिक रचनावाद, कि अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व की दृष्टि से भी भिन्न भिन्न होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये है सामाजिक रचनावाद, कि सब लोग अपने अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार अपने अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रूप में उसे व्यक्त करते हैं, लिखते हैं ना। तो वह है सामाजिक रचनावाद। क्या रखना? सामाजिक रचनावाद। अगला, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो यह अनुवृत्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। क्या? अनुवृत्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। अगला, विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है। तो विज्ञान शिक्षण के अंदर अनुमूल्यन से आशय है, अर्थात विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन क्या है? तो विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है मूल्यों के प्रति आस्था। क्या है? मूल्यों के प्रति आस्था। तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण के अंदर अनुमूल्यन विज्ञान शिक्षण के अंदर अनुमूल्यन से आशय है मूल्यों के प्रति आस्था। क्या है? मूल्यों के प्रति आस्था। अगला, विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है। तो विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है तो विज्ञान विषय संबंधी वस्तुओं का संग्रह करना। तो विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है विज्ञान विषय संबंधी वस्तुओं का संग्रह करना। विज्ञान संग्रहालय से अभिप्राय है या आशय है, याद रखना, विज्ञान विषय संबंधी वस्तुओं का संग्रह करना। अगला, वैज्ञानिक क्षेत्र की जानकारी व प्रगति के अवलोकन का अवसर मिलता है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र की जानकारी व प्रगति के अवलोकन का अवसर मिलता है तो विज्ञान संग्रहालय से। तो याद रखना, वैज्ञानिक क्षेत्र की जानकारी व प्रगति के अवलोकन का अवसर विज्ञान संग्रहालयों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? विज्ञान संग्रहालय से। अगला, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। जो विज्ञान क्लब है, विज्ञान क्लब को उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान क्लब के उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो विज्ञान क्लब का उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और अपनी रुचि एवं योग्यता का विज्ञान क्षेत्र में उपयोग करना। उसके अलावा विज्ञान के आविष्कारों से परिचित कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना। तो उपयुक्त सभी विज्ञान क्लब के उद्देश्य है। अगला, वैज्ञानिक प्रगति निर्भर करती है। तो वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना, वैज्ञानिक प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है।
वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना, वैज्ञानिक प्रगति अच्छे मापकों पर, किस पर? अच्छे मापकों पर निर्भर करती है वैज्ञानिक प्रगति। याद रखना, वैज्ञानिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो अच्छे मापकों पर। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षण के विकास हेतु कार्य है। तो राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षक के विकास हेतु कार्य है तो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना, सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण कराना, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को विकसित करना। तो उपयुक्त सभी राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षक के विकास हेतु कार्य है। कौन कौन से? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना, सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण कराना और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को विकसित करना। तो ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु कार्य होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अध्ययन सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए वह है। तो विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अध्ययन सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए तो वो क्या है? तो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्या? जिस भी सामग्री का उपयोग शिक्षक कर रहा है ना, तथा विज्ञान अध्यापक है तो वो जिस भी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहा है तो वो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्या? सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। अगला, विज्ञान किट का निर्माण किया गया है। तो विज्ञान किट का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है विज्ञान किट का निर्माण? तो विज्ञान किट का निर्माण राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। कहाँ पर ये? उदयपुर में है ये। तो याद रखना, विज्ञान किट का निर्माण, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विज्ञान किट का निर्माण किया गया। तो विज्ञान किट का निर्माण राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा किया गया है। आगे, आंसू रचित उपकरणों की विशेषता है। तो आंसू रचित उपकरणों की विशेषता है तो बनावट में सरल, कम मूल्य और समझने में आसान। तो उपयुक्त सभी आंसू रचित उपकरणों की विशेषता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, क्या? राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है वह है। तो याद रखना, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है वह है शांति स्वरूप भटनागर। कौन है? शांति स्वरूप भटनागर है, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की। किसने की? शांति स्वरूप भटनागर ने। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। तो जो विज्ञान में है ना अन्वेषण विधि, तो विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि है उसका अर्थ है, तो उसका विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाए। क्या? अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाए। याद रखना, अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में तो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण विधि की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। कौन सी? प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्यों मानी जाती है? क्योंकि छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। क्या? छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि में, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्यों मानी जाती है? याद रखना, छात्र एवं अध्यापक दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। तो प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है कक्षा अध्यापन कराना व प्रयोगात्मक कार्य करना। क्या है? कक्षा अध्यापन करना और प्रयोगात्मक कार्य करना ही प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है कि कक्षा अध्यापन कराए और प्रयोगात्मक कार्य करवाए। बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो यह है उसके ज्ञानोपयोग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उसके ज्ञानोपयोग को प्रदर्शित करता है। सामान्य विज्ञान शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता करती है। तो सामान्य विज्ञान शिक्षण की जानकारी
शिक्षक को सहायता किसमें करती है? तो उत्कृष्ट श्रेणी के उपकरण बनाने में। किसमें करती है? उत्कृष्ट श्रेणी के उपकरण बनाने में सामान्य विज्ञान शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता करती है। याद रखना, उत्कृष्ट श्रेणी के उपकरण बनाने में सहायता करती है। विज्ञान के दो पक्ष है, तो विज्ञान के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो विज्ञान के दो पक्ष है ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष। क्या है? ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष, ये विज्ञान के दो पक्ष है। याद रखना, विज्ञान के कितने पक्ष है? तो विज्ञान के दो पक्ष है। कौन कौन से पक्ष है? ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष, ये विज्ञान के दो पक्ष है। याद रखना, ज्ञान संकलन तथा कार्यकारी पक्ष। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है, तो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है, तो याद रखना, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है वैज्ञानिक प्रेक्षण की योग्यता, अंधविश्वास से मुक्ति, स्वास्थ्य संतुलन तथा विस्तृत सोच। तो उपयुक्त सभी वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है। याद रखना, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अर्थ है तो वैज्ञानिक प्रेक्षण की योग्यता, अंधविश्वास से मुक्ति, स्वास्थ्य संतुलन तथा विस्तृत सोच। आगे, आसुरचित उपकरणों के निर्माण से बालक में विकास होता है। तो आसुरचित उपकरण से क्या? आसुरचित उपकरण के निर्माण से बालक के विकास में होता है। तो बालक में विकास होता है किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक अभिरुचि का और वैज्ञानिक कार्यशाला का। तो याद रखना, आसुरचित उपकरणों के निर्माण से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक अभिरुचि का और वैज्ञानिक कार्यशाला का। तो उपयुक्त सभी का आसुरचित उपकरणों के निर्माण से बालक में विकास होता है। किस? उपयुक्त सभी का। अगला, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, युक्त कथन है। तो विज्ञान अनुसंधान का तरीका है क्या? याद रखना, महत्वपूर्ण थोड़ा, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, यह कथन किसका है? तो विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, यह कथन ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का। तो याद रखना, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, युक्त कथन ग्रीन का है। अगला, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है, तो याद रखना, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है, B.F. स्किनर। वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है, तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? तो याद रखना, वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद समस्या का अनुभव करना है। क्या है? समस्या का अनुभव करना। कि हम पहले समस्या का अनुभव करेंगे तभी तो उसको समझ सकेंगे, उसको हल कर सकेंगे। तो समस्या को हल करने से पहले उसको समस्या का अनुभव करना चाहिए, तभी हम उसका हल कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है समस्या का अनुभव करना। आगे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों द्वारा विज्ञान के अन्वेषण करने के लिए, तो छात्रों द्वारा विज्ञान के अन्वेषण करने के लिए भी अधिक आवश्यकता है। विज्ञान के उपकरणों को रखने के लिए, विज्ञान के उपकरणों को रखने के लिए भी आवश्यकता है, और विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन के लिए भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो उपयुक्त सभी के लिए आवश्यकता है। अगला, प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। तो प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए, किसके लिए? प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। तो प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके, किसमें? मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके, ये प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है, मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में, तो प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। याद रखना, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। याद रखना, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। आगे, अनुसंधान विधि के आविष्कारक है या प्रवर्तक है। तो अनुसंधान विधि के आविष्कारक H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग है। H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग है अनुसंधान विधि के आविष्कारक या प्रवर्तक। याद रखना, H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है अनुसंधान विधि के जन्मदाता, प्रवर्तक या आविष्कारक। अगला, विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन जिसके द्वारा किया जाता है। तो विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन ऑल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है विज्ञान शिक्षक का प्रकाशन। आगे देखिए, विज्ञान शिक्षण के विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्था है।
तो विज्ञान शिक्षण के लिए राज्य स्तरीय संस्था कौन सी है? तो SIERT याद रखना। विज्ञान शिक्षण के विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्था है SIERT। अगला, विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्यरत संस्था है। तो विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्यरत संस्था है तो वह है NCERT। कौन सी है संस्था? तो NCERT विज्ञान शिक्षण के प्रसार कार्यरत है। अगला, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? तो विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सर्वदर्शी उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो कौन साधन का उपयोग करेंगे? तो सर्वदर्शी उपकरण का। अगला, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। तो विज्ञान क्लब का उद्देश्य है विज्ञान के आविष्कारों से परिचित करवाकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। उसके अलावा अपनी रुचि एवं योग्यता के क्षेत्र में उपयोग करना। तो उपयुक्त सभी विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं। अगला, DRH व्हाइट हाउस के अनुसार मिश्रित प्रयोगशाला कक्ष की लंबाई होनी चाहिए। तो DRH व्हाइट हाउस के अनुसार मिश्रित प्रयोगशाला कक्ष की लंबाई होनी चाहिए 45 फीट, चौड़ाई 25 फीट। कितनी? 45 फीट, चौड़ाई 25 फीट होनी चाहिए। अगला, प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में, तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में क्या होता है? तो प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में सामाजिकता आती है। याद रखना, प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में सामाजिकता आती है। अगला, विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं? तो विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम 2 छात्र प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखना, विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम 2 विद्यार्थी का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षण से बालक में, तो विज्ञान शिक्षण से बालक में क्या होता है? तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण से बालक में उपयुक्त सभी बातों का समावेश होता है। कौन कौन सी बातें? तर्क शक्ति का विकास होता है। हाँ, तो विज्ञान शिक्षण से बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। विज्ञान शिक्षण से बालक में वह किस कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करता है और आंकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर समस्या हल करता है। तो उपयुक्त सभी बातों का समावेश होता है विज्ञान शिक्षण से बालक में। परमाणु की परिकल्पना की थी। तो परमाणु की परिकल्पना किसने की थी? तो परमाणु की परिकल्पना श्री बोहन ने की थी। किसने की थी परमाणु की परिकल्पना? तो श्री बोहन ने की थी। वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान कौन सा है? तो याद रखना, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है समस्या को अनुभव करना। कि हम समस्या को अनुभव कर सकेंगे तभी तो उसको हल कर सकेंगे। इसलिए वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान होता है समस्या को अनुभव करना। क्या होता है? समस्या को अनुभव करना। ऑप्शन नंबर स, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है कौन सा है? समस्या को अनुभव करना। आगे, वैज्ञानिक विधि जानने के बाद विद्यार्थी किसी कार्य को, तो वैज्ञानिक विधि जानने के बाद विद्यार्थी किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करता है। वह तर्कयुक्त ढंग से विचार करने के बाद करता है। वह घटना तथा कारण में संबंध स्थापित करता हुआ तो उपयुक्त सभी को साथ लेकर कार्य करता है। वैज्ञानिक विधि जानने के बाद एक विद्यार्थी। आगे, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो याद रखना, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। उसके अलावा विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। तो विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से हैं? तो विज्ञान और गणित, विज्ञान और भूगोल, विज्ञान और इतिहास। तो उपयुक्त सभी विज्ञान के संबंध में अर्थात विज्ञान को संबंधित करके पढ़ाए जाने वाले विषय हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी
तो विज्ञान को संबंधित करके पढ़ा जा सकता है, गणित को भी पढ़ा सकते हैं, भूगोल भी पढ़ा सकते हैं और इतिहास भी पढ़ा सकते हैं। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है। तो राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है पाठ्य पुस्तक मंडल। क्या नाम उसका? तो संस्था का नाम है पाठ्य पुस्तक मंडल। याद रखना, राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था है पाठ्य पुस्तक मंडल। विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान होगा। तो विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान होगा पहला। विज्ञान शिक्षण का, याद रखना, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान पहला होगा। कौन सा स्थान होगा? पहला। आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए है तो उपयुक्त सभी में सहायक होती है। किस किस में? तो मानसिक अनुशासन में सहायक होती है। तो सही बात है ये कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए मानसिक अनुशासन में सहायक होती है। मानसिक अनुशासन में सहायक होती है, इसके अलावा व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है और सांस्कृतिक मूल्यों में सहायक होती है। तो उपयुक्त सभी में सहायक होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए। निम्न में से प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का प्रयोजन मुख्यतः होता है। तो निम्न में से प्रयोगात्मक किसका? प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का। तो याद रखना, प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का प्रयोजन मुख्यतः समस्या का समाधान में होता है। किसमें होता है? समस्या का समाधान में। अगला, भारतीय शालाओं में विज्ञान का शिक्षण अभी भी किस स्तर पर ही किया जाता है? तो भारतीय शालाओं में विज्ञान का शिक्षण अभी तक केवल अ व ब अर्थात स्मृति एवं बोध। याद रखना, भारतीय शालाओं में विज्ञान का शिक्षण अभी तक केवल स्मृति और बोध स्तर पर ही किया जाता है। याद रखना, स्मृति और बोध स्तर दोनों स्तर पर ही किया जाता है। वैज्ञानिक परीक्षण का समावेश किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखना, वैज्ञानिक परीक्षण का समावेश छात्र क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना, वैज्ञानिक परीक्षण का समावेश छात्र क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। छात्र क्रिया के अंतर्गत। अगला, विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष के संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है प्रतिक्रिया व उन्मूलन। क्या है? विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया व उन्मूलन। प्रतिक्रिया व उन्मूलन ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो बोध व प्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष, यहाँ पे क्रियात्मक है ना, तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था सिम्पसन ने। याद रखना, विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था। विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, कर्तवाल व मसीहा ने किया था। तो ब्लूम, कर्तवाल व मसीहा ने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। याद रखना, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था ब्लूम, कर्तवाल व मसीहा ने। विज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो विज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। विज्ञान शिक्षण से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो विज्ञान शिक्षण से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है समस्या का विश्लेषण करने में, तथ्यों की उपयुक्त की जांच के लिए और तथ्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए। अगला, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं सीखने का उचित वातावरण करने हेतु, अध्यापक के एक निर्देशक के रूप में सहायता करने हेतु और छात्र व शिक्षक के बीच उचित तालमेल के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है। तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है शिक्षा में आमूल
स्थूल परिवर्तन हो, तर्क शक्ति का विकास हो, दैनिक जीवन से संबंधी समस्या हल हो। विज्ञान शिक्षा छात्रों में विकास करती है, तो विज्ञान शिक्षा छात्रों में किसका विकास करती है? तो विज्ञान शिक्षा छात्रों में विशेष दृष्टिकोण का विकास करती है, कार्य करने की अनूठी शैली का विकास करती है और चिंतन पद्धति का विकास करती है। तो उपयुक्त सभी विज्ञान शैली छात्रों के विकास करती है। तो उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक ज्ञान सारे मानव संसार में होता है, तो वैज्ञानिक ज्ञान सारे मानव संसार में होता है। तो एक समान वैज्ञानिक ज्ञान, तो याद रखना वैज्ञानिक ज्ञान सारे मानव संसार में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान विधि क्या आविष्कारक है? तो याद रखना थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि क्या आविष्कारक है? तो अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना अनुसंधान विधि के आविष्कारक है H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था, H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखना अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन है? तो H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाइयां होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो उसके ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण, कक्षा शिक्षण या व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। ऑप्शन है सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक, प्रसंज्ञानात्मक कारक या क्रियात्मक कारक। तो मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, तो वह है संज्ञानात्मक कारक। कौन सी कारक है? संज्ञानात्मक कारक, याद रखना। आगे गणितीय पत्रिका है, तो गणितीय कैसी पत्रिका है? प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है या गणित के सवालों का एक संग्रह है। तो गणित पत्रिका शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या जो गणित पत्रिका होती है वो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से ना गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि शिक्षा शास्त्र के। आगे निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? तो निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? ऑप्शन इसके संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी। तो जो इन समस्याओं में से ना जो भारतीय शिक्षक है उनको भौतिक संसाधनों के विकास, क्या जो भारतीय शिक्षक है उनको भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण इसका सामना नहीं करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो ऑप्शन है इसके संज्ञानात्मक, रचनावादी, व्यवहारवादी या वस्तुनिष्ठवादी। जो शिक्षण विधियों है ना उनके द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। तो कौन से उपागम है? तो यह है संज्ञानात्मक उपागम में, ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक में। वह कौन सी विधि है जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? तो इनमें से कौन सी विधि है जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि या संश्लेषणात्मक विधि। तो ऐसी विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है तो वो है प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रदर्शन विधि। याद रखना प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है, तो मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने में का माध्यम है। तो मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है
इनमें से कौन सा मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है? तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखना, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो आप बताइएगा कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो इनमें से प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है इसके लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुरात्मक, अतिलघुरात्मक व वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अतिलघुरात्मक। तो जो निबंधात्मक, लघुरात्मक, अतिलघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ, ये सभी प्रश्नों के प्रकार होते हैं। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें एक लाइन या वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको जैसे भी मैं जिन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसके अंदर एक या दो लाइनों के अंदर उत्तर देना होता है, और लघुरात्मक उस प्रश्न जिनके अंदर 4 से 5 लाइनों के अंदर अपना उत्तर देना पड़ता है। और निबंधात्मक प्रश्न में पूरा निबंध के रूप में अपना उत्तर देना होता है, जिसके अंदर 1 पेज से 2 पेज भी चले जाते हैं। आगे, छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा? तो इनमें से जो गणित के छात्र हैं, उनको सीखने में संबंधित कठिनाइयों को कम करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? तो ऑप्शन है इसके अधिक गृह कार्य देना, मानसिक दंड देना, पुरस्कार देना या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। तो जो गणित के छात्रों को सिखाने के संबंध में ना, जो कठिनाइयाँ हैं उनको कम करने के लिए कारणों को जानकर कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। क्या? कारणों को जानकर कठिनाई को दूर करना ही गणित के छात्रों को कठिनाइयों को कम करता है, कि कारणों को जानकर कठिनाई को दूर करना चाहिए। आगे, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कैसे वातावरण मिलता है? जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें छात्रों को कैसा वातावरण मिलता है? तो ऑप्शन है बंधन का, स्वच्छंदता का, स्वतंत्रता का या सहयोग का। जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। कैसा वातावरण मिलता है? स्वतंत्रता का। याद रखना, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सही, इसका सही जवाब है स्वतंत्रता का। आगे, ऑप्शन नंबर 11, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? तो इनमें से खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, रचनात्मक या मौलिकता। तो जो खोज विधि है उसका प्रमुख गुण है क्रियाशीलता। याद रखना, का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता खोज विधि का गुण है एक। तो क्रियाशीलता। आगे, प्रयोगशाला विधि का एक दोष बताइए। तो इनमें से कौन सा प्रयोगशाला विधि का दोष है? व्यय विधि है ये, सर्वोपयोगी विधि नहीं है, अधिक समय लेती है या उपयुक्त सभी। जो प्रयोगशाला विधि है उसमें व्यय अधिक लगता है, वह सर्वोपयोगी भी नहीं है और इसमें अधिक समय भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर द सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि के दोष माने जाते हैं। आगे, संश्लेषणात्मक विधि कौन सी है? संश्लेषणात्मक विधि कौन सी है? तो सीखने की, प्रयोग करने की, अनुसंधान करने की या अनुकरण की। जो संश्लेषणात्मक विधि है वह सीखने की विधि है। किस विधि है संश्लेषणात्मक विधि? तो याद रखना, संश्लेषणात्मक विधि सीखने की विधि है। क्या? संश्लेषणात्मक विधि सीखने की विधि है। तो याद रखना, संश्लेषणात्मक विधि सीखने की विधि है। विश्लेषणात्मक सूत्र है, तो इनमें से विश्लेषणात्मक विधि का कौन सा सूत्र है? देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो जो विश्लेषणात्मक विधि है उसका सूत्र है कि वो अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। क्या? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और ये बाकी ये तीनों सूत्र, यह है संश्लेषणात्मक विधि के सूत्र है। और अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषणात्मक का, और ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात आए तो विश्लेषणात्मक, लेकिन उल्टा ज्ञात से अज्ञात आए तो संश्लेषणात्मक, स्थूल से सूक्ष्म आए तो भी संश्लेषणात्मक, और सूक्ष्म से स्थूल आए तो भी संश्लेषणात्मक। अगर ये ऐसे पूछता कि सूक्ष्म से स्थूल तो विश्लेषणात्मक हो जाता। तो जो निगमन विधि है वह किसका मार्ग है? शोध का, अनुकरण का, तीव्रता का या खोज का। तो जो निगमन विधि है, कौन सी? निगमन विधि, यह है अनुकरण का मार्ग है। तो याद रखना, निगमन विधि अनुकरण का मार्ग है। आगे, अच्छे प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता होती है? तो इनमें से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्र की है? पाठ्यक्रम का समावेशन व उद्देश्य पर बल देना, प्रश्न व अंक विभाजन की स्पष्टता होनी चाहिए, सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे प्रश्न पत्र की व्यवस्था, ये उपयुक्त तीनों ही
अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। कौन कौन सी? पाठ्यक्रम का समावेशन और उद्देश्यों पर बल देना चाहिए। प्रश्न व अंक विभाजन की स्पष्टता होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कैसा है। सामान्य निर्देश और विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तीनों ही अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। आगे, मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा कथन मूल्यांकन से संबंधित है? तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो भी मैंने बताया था आपको पहले, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है। विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। तो उपयुक्त सभी, इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी, कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन सही है। विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है। क्या साधन है? विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है। मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है। और विषय वस्तु के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। तो उपयुक्त सभी मूल्यांकन से संबंधित कथन है। आगे, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? तो इनमें से किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता व वेदता। तो जो परीक्षा में है, क्या परीक्षा में वेदता, वेदता, क्या वेदता गुण शुद्धता, इसके कारण शुद्धता बनी रहती है। तो वेदता के गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है। आगे, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? क्या जो गणित शिक्षण है उसमें अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? ये भी नहीं है पूछ रहा है। तो निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु, या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इसका जवाब होगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। क्या? व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ये इसका महत्व नहीं है कि व्यावसायिक कुशलताओं का प्राप्त करना हेतु इसका उपयोग किया जाता है, अभ्यास हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ये गलत है, तो ये महत्व नहीं है। बाकी गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य के लिए निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए ये इसका महत्व है। गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना चाहिए, ये भी सही है। एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु, तो ये भी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 21वां। एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का आह्वान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। उपयुक्त कथन से कथनाकार इनका, अर्थात इस कथन का कथनाकार कौन है? इसका कथनाकार है हर्बर्ट, अरस्तु, स्पेंसर या प्लूटो। तो इस कथन का कथनकार है प्लूटो। कौन? प्लूटो। आगे, आगमन विधि किसकी मार्ग है? तो आगमन विधि किसकी मार्ग है? खोज का, अनुसरण का, अनुसंधान का, या तीव्रता का। तो आगमन विधि खोज का मार्ग है। किसका मार्ग है? खोज का। याद रखना, आगमन विधि खोज का मार्ग है। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? क्या? निगमन विधि का, निगमन विधि किसका? निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? छोटे से बड़ी की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निगमन विधि है उसका सूत्र होता है सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि का सूत्र है। और नियम से उदाहरण की ओर भी निगमन विधि का है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण से नियम है तो ये आगमन विधि का हो गया। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि का, और अगर नियम पहले आए, नियम से उदाहरण की ओर जाए, तो फिर वो निगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है नियम से उदाहरण की ओर, छोटे से बड़ी की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो जो आगमन विधि अभी मैंने बताया आपको, नियम से उदाहरण, तो नियम से उदाहरण तो निगमन का हो गया, लेकिन अगर उदाहरण से नियम होता तो आगमन का होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नियम से उदाहरण की ओर, तो ये तो निगमन का हो गया, आगमन का नहीं है। छोटे से बड़ी की ओर, तो ऐसा कोई सूत्र नहीं होता। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि का सूत्र है। और अगर अज्ञात पहले आता फिर ज्ञात आता, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते, तो फिर आगमन विधि हो जाता, अर्थात निगमन विधि हो जाता। लेकिन यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर है तो आगमन विधि होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में क्या पैदा करता है? आत्मविश्वास पैदा करता है, गणित के प्रति रुचि पैदा करता है, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है, या गृह कार्य की प्रेरणा देता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग
छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। क्या? गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। तो याद रखना, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। आगे, दृश्य श्रव्य का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षण एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, कम समय में ज़्यादा ज्ञान, या फिर अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो जो दृश्य श्रव्य का प्रयोग ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान से साक्षात्कार आधार महत्वपूर्ण है। क्या? ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान से साक्षात्कार, इसका सही जवाब है। कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रमुख रूप से प्रयोग किसमें किया जा सकता है? तो कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रयोग में से किसमें किया जा सकता है? लाइब्रेरी में, गणित में, प्रत्यों तथा प्रमेयों को प्रमाणित व स्पष्ट करने में उपयुक्त में से कोई नहीं, या प्रदर्शनी में। तो जो कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रमुख रूप से प्रयोग गणित में प्रत्यों तथा प्रमेयों, क्या? प्रमेयों को प्रमाणित व स्पष्ट करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? कागज कटिंग व मॉडलों का। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्या? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? किलपेट्रिक की, क्रो एवं हर्बर्ट की, राइटर की, स्किनर की। तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो यह परिभाषा है किलपेट्रिक की। किसकी है? किलपेट्रिक की है। तो याद रखना, किलपेट्रिक ने कहा था कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में ही पूरा किया जाता है। तो किसने कहा था? किलपेट्रिक ने। गणित की वह विधि कौन सी है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? तो इनमें से कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रदर्शन विधि, संश्लेषणात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि, या प्रयोजन विधि। तो इसका जवाब होगा प्रयोगशाला विधि। क्या? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि ऐसी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, कि करके सीखे, बच्चा कैसे सीखे? करके, प्रयोग करके सीखे। तो प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? तो भी मैंने पहले बताया था आपको, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, या प्रयोजन विधि। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें चलते हैं? अगर यहाँ पे निगमन आता तो हम निगमन कर देते हैं, यहाँ पे लेकिन निगमन नहीं है। तो इनमें से कौन सी विधि है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? तो वह है विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि भी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन के साधनों से, सीखने के अनुभव, या उपयुक्त सभी। तो जो डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ना, मूल्यांकन की प्रक्रिया इन सभी से संबंधित है। किससे? शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन के साधनों से, सीखने के अनुभवों से। तो डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन के साधनों से, सीखने के अनुभवों से संबंधित है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 10 इसका सही जवाब होने वाला है। जिस किसी क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह विक्रिया कहलाती है। ऑप्शन इसके लिखित कार्य, निदानात्मक कार्य, मौखिक कार्य, या प्रदर्शन कार्य। तो जिस क्रिया, इसमें से कौन सी क्रिया है? निदानात्मक क्रिया। कौन सी? निदानात्मक क्रिया से यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है। तो याद रखना, किसे पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है? तो निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक कार्य से यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है। तो किससे पता लगाया जाता है? निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक कार्य से। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शन किया था? स्पेंसर ने, डॉक्टर ब्लूम ने, हर्बर्ट ने, या डीपी नन ने। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर ब्लूम ने, किसने? डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शन किया था। याद रखना, डॉक्टर ब्लूम ने। क्या? डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से, कौन सी, कैसे? त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शन किया था। याद रखना, डॉक्टर ब्लूम ने। ओके, विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है? तो विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है?
प्रतिभावान छात्रों में, कमज़ोर छात्रों में, सामान्य छात्रों में, उपयुक्त सभी में। जो विभेदकारी परीक्षा है वह प्रतिभावान छात्रों में, प्रतिभावान छात्रों के साथ में कमज़ोर छात्रों में भी, वह सामान्य छात्रों में भी अंतर स्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर द है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है। प्रतिभावान छात्रों में, कमज़ोर छात्रों में व सामान्य छात्रों में। ऑप्शन नंबर द सही जवाब, उपयुक्त सभी अंतर स्थापित करता है विभेदकारी परीक्षा में। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए आवश्यक पद कौन सा है? प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का संपादन एवं विश्लेषण या उपयुक्त सभी। जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है ना, उसके लिए प्रश्न पत्र पर डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण व प्रश्न पत्र का संपादन एवं विश्लेषण, सभी पद सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन हेतु अपनाए जाने वाली विधियाँ या तकनीक है, तो इनमें से कौन सी मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधि है? निरीक्षण व साक्षात्कार, प्रश्नावली व पड़ताल सूची, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। तो जो मूल्यांकन करते हैं ना, हम मूल्यांकन हेतु इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। सभी विधियाँ मूल्यांकन हेतु अपनाई जाती है। कौन कौन सी? निरीक्षण व साक्षात्कार, बच्चे से उसके बारे में निरीक्षण करते हैं, उसका साक्षात्कार, उससे बातें पूछते हैं उससे, तो निरीक्षण व साक्षात्कार। उसके अलावा प्रश्नावली व पड़ताल सूची, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, ये सभी मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधियां हैं, तकनीकें हैं। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षण विधि है, तो रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजन विधि। तो जो रेखा गणित शिक्षण हेतु है ना, प्रदर्शन विधि, क्या? रेखा गणित शिक्षण हेतु प्रदर्शन विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो याद रखना, रेखा गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि याद रखना। प्रदर्शन विधि रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? तो इनमें से गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा से लिखा ज्ञान, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं को बालकों के विकास हेतु। तो इसका सही जवाब होगा नवीन भाषा से लिखा ज्ञान, नवीन भाषा से लिखा ज्ञान। गणित विषय में सहायक सामग्री से नवीन भाषा से लिखा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बाकी सभी उपयोगी है। पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है। गणित विषय में सहायक सामग्री नहीं के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, नवीन भाषा से लिखा ज्ञान, क्योंकि इससे नवीन भाषा का ज्ञान थोड़ी प्राप्त होता है। आगे, निम्न में से अंग गणित शिक्षण की विधि कौन सी है? अंग गणित विधि की शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि या समीकरण विधि। जो खेल विधि है, कौन सी? खेल विधि अंक गणित शिक्षण की विधि है। कौन सी? खेल विधि। आगमन विधि, क्या? आगमन विधि का मुख्य दोष कौन सा है? तो इनमें से कौन सा दोष आगमन विधि का है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ज्ञान अस्थायी व दीर्घकालिक होता है, विषय निरस्त हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आगमन विधि है ना, उसका मुख्य दोष है कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें क्या? जो आगमन विधि है, तो आगमन विधि में ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यही इसका दोष है। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यह आगमन विधि का दोष है। निम्न में से क्या? निम्न में से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? तो इनमें से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, चिंतन को प्रोत्साहित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी विश्लेषण विधि का नहीं है, कोई भी गुण विश्लेषण विधि का नहीं है। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष, तो इनमें से कौन सा प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है? यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह छात्रों को मूर्ख बनाती है, या फिर यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है। जो प्रयोगशाला विधि है, उसका दोष यह है कि यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। क्या? जो प्रयोगशाला विधि है वह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मान लेती है,
जबकि वो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है। यदि ज्यामितीय आकृतियों का बोधन हो जाता है तो विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है आकृतियों का वर्गीकरण करने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, श्याम पट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का, या वैसी ही आकृतियां बनाने का। तो आकृतियों का वर्गीकरण करने का। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो विद्यार्थियों में व्यवहार में आकृतियों का वर्गीकरण करने का परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों को किसी गणितीय चित्राकृति को दिखाने से निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है? आकृति पहचान सकेंगे, आकृति बना सकेंगे, आकृति के विभिन्न माप ले सकेंगे, या आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों को किसी गणितीय चित्राकृति को दिखाने में आकृति पहचान सकेंगे, वो विद्यार्थी आकृति की पहचान कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए से जो आप आकृतियों की पहचान कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 45वां, गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञान उपयोग व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है क्या? गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह इनमें से कौन सा है? गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करता है, उपकरणों को ही सही ढंग से उपस्थित करता है, समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है, या विद्यार्थी सोचने समझने के बाद निर्णय ले सकता है। तो जो गणित शिक्षण के विद्यार्थियों में ना ज्ञान उपयोग व्यवहारगत परिवर्तन में, तो उसमें समस्या के समाधान में के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। क्या? समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। ऑप्शन नंबर सही जो हमने बोला इसका। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है, तो कौन कौन से उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं? छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, या फिर छात्रों की दोषपूर्ण मनोवृत्तियों को समाप्त करना। तो ये तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। छात्रों के ज्ञान संबंधित त्रुटियों का अंत करना, छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों को दूर करना और छात्रों की दोषपूर्ण मनोवृत्तियों को समाप्त करना ही उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की परीक्षाओं से बालक की उपलब्धि से साथ साथ उसकी लेखन क्षमता का भी सही मूल्यांकन संभव है? तो उस निबंधात्मक परीक्षाओं से, किससे? निबंधात्मक परीक्षाओं से बालक की उपलब्धि के साथ उसकी लेखन क्षमता का भी विकास होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो निबंधात्मक परीक्षाओं से। आगे, मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, तो मूल्यांकन के अंदर क्या निर्धारित किया जाता है? किसी गुण का मूल्य, किसी योग्यता का मूल्य, किसी विशेषता का मूल्य। तो मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण का मूल्य हो, किसी योग्यता का मूल्य हो, या किसी विशेषता का मूल्य हो, ये तीनों ही क्या? गुण, योग्यता और विशेषता हो, इनका मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। मोरिशन उपागम के पद है अन्वेक्षण या योजना, व्यवस्थापन, आत्मीकरण या उपयुक्त सभी। तो मोरिशन के ये तीनों ही उपागम के पद है। कौनों से? अन्वेक्षण, योजना, व्यवस्थापन व आत्मीकरण, ये मोरिसन उपागम के पद है। तो याद रखना, अन्वेक्षण, व्यवस्थापन व आत्मीकरण मोरिसन उपागम के पद है। मूल्यांकन उपागम का संबंध है जॉन डीवी से, किलपेट्रिक से, डॉक्टर ब्लूम से या हर्बर्ट से। तो जो मूल्यांकन उपागम है वह डॉक्टर ब्लूम से संबंधित है। तो याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न ये, मूल्यांकन उपागम का संबंध डॉक्टर ब्लूम से है। याद रखना, डॉक्टर ब्लूम से मूल्यांकन उपागम का संबंध है। जॉन डीवी और किलपेट्रिक उपागम में बल दिया जाता है। तो जॉन डीवी और किलपेट्रिक उपागम में बल दिया जाता है किस पर? क्रिया पर, शिक्षण सामग्री पर, शिक्षण विधियों पर, या मूल्यांकन पर। तो जॉन डीवी और किलपेट्रिक उपागम में क्रिया पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? क्रिया पर। जॉन डीवी और किलपेट्रिक उपागम में क्रिया पर बल दिया जाता है। पाठ्य योजना के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। तो याद रखना, यहाँ पर कभी सत्य तो कभी असत्य है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पाठ्य योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर
नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कथन सत्य है। पाठ्य योजना के द्वारा नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि पाठ्य योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, न कि नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही कथन असत्य है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन और देखते देखिए। पाठ्य योजना विषय वस्तु के स्वरूप एवं प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में सहायक है, तो ये बात भी सत्य है। पाठ्य योजना में विषय वस्तु के सभी तत्वों का उल्लेख किया जाता है, तो ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है, क्योंकि असत्य कथन छाड़ना है, क्योंकि पाठ्य योजना के द्वारा नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, याद रखना। आगे, इकाई योजना शिक्षण योजना है, तो क्या इकाई योजना खालिस्तान शिक्षण योजना है? तो कौन सी है? बालक प्रदान, अध्यापक प्रदान, विषय वस्तु प्रदान या मूल्यांकन प्रदान? तो इकाई योजना बालक प्रदान शिक्षण योजना है। तो इकाई योजना कैसी योजना है? बालक प्रदान शिक्षण योजना है। तो याद रखना, इकाई योजना एक बालक प्रदान शिक्षण योजना है। इकाई योजना का आधार है, तो इकाई योजना का आधार क्या है? समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान या उपयुक्त सभी। तो इकाई योजना का आधार मनोविज्ञान है। इकाई योजना का आधार क्या है? मनोविज्ञान। इकाई योजना में विभिन्न इकाइयों का विभाजन किया जाता है। तो देखिए, बालकों के सीखने के क्रम में, कालांश के क्रम में, शिक्षण विधियों के प्रयोग के क्रम में या मूल्यांकन के क्रम में। तो याद रखना, इकाई योजना में विभिन्न इकाइयों का विभाजन किया जाता है बालक के सीखने के क्रम में। किसमें? बालक के सीखने के क्रम में, कि बालक किस तरह सीख रहा है, वह क्या कर रहा है। जैसे बालक के सीखने का क्रम को ध्यान रखा जाता है कि वो किस तरह से सीख रहा है। इकाई योजना में विभिन्न इकाइयों का विभाजन बालक के सीखने के क्रम में होता है। आगे, वार्षिक योजना निर्माण में सर्वाधिक प्रमुख चरण है। तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण, शिक्षण कार्य दिवस, शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधियाँ। तो वार्षिक योजना निर्माण में सर्वाधिक प्रमुख चरण है पाठ्यक्रम का विश्लेषण। क्या वार्षिक योजना बनानी है हमें, कि पूरे वर्ष में बालक को किस तरह पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, तो उसका योजना का निर्माण करना है। तो उसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम का पहले विश्लेषण करते हैं कि कितने पाठ है, क्या इसको किस तरीके से पढ़ाना है पूरे वर्ष के अंदर। तो वार्षिक योजना निर्माण में सर्वाधिक प्रमुख चरण है पाठ्यक्रम का विश्लेषण। याद रखना, इसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है पहले। आगे, वार्षिक योजना में उल्लेख मिलता है। तो वार्षिक योजना में किसका उल्लेख मिलता है? शैक्षिक गतिविधियों का, सह शैक्षिक गतिविधियों का, भौतिक गतिविधियों का, उपयुक्त सभी का। तो वार्षिक योजना में शैक्षिक गतिविधियों का भी, सह शैक्षिक गतिविधियों का भी और भौतिक गतिविधियों का भी, इन तीनों ही गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, उपयुक्त सभी। तो याद रखना, वार्षिक योजना में शैक्षिक गतिविधियों, सह शैक्षिक गतिविधियों और भौतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। वार्षिक योजना तैयार करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस पक्ष को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है? तो वार्षिक योजना को हमें तैयार करना है, तो उससे पूर्व में निम्नलिखित में से किस पक्ष को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है? तो ऑप्शन है छात्रों का शैक्षिक स्तर, शैक्षिक उपकरण, पाठ्यक्रम एवं समय सीमा। इसके अंदर से उपयुक्त सभी, इन तीनों ही बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट का शीर्षक था। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास या शिक्षा जागरूकता। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के हो। क्या कि शिक्षा है जो बच्चों को बिना बोझ के दी जाए। तो याद रखना, शिक्षा बिना बोझ के हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटने से दूर रखना, एक अधिभावी पहचान को विकसित करना या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इन तीनों ही सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, कि बालक को ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, कि बालक को विद्यालय के बाहरी जीवन से भी बालक को जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटने से दूर रखा जाए, कि बालक को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखा जाए और बस उसको समझाए, एक अभिभाव पहचान को विकसित करना। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है। NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। तो समस्या समाधान विधि, नाटकीकरण विधि,
भूमिका निर्वहन विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब है उपयुक्त सभी, अर्थात इन तीनों ही विधियों का उपयोग इसके अंदर लाया जा सकता है। एनसीएफ 2005 के प्रस्तावित ज्ञान मीमांसीय ढांचा के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में ध्यान दिया जाएगा। तो प्राचीन भारत पर, समकालीन भारत पर, मध्य भारत पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत समकालीन भारत पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा। तो समकालीन भारत पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा। आगे, सामाजिक विज्ञान की अनुभूति और ज्ञान की निम्नलिखित में से किस समाज का ज्ञान आधार तैयार करने की दिशा में अप्रिय है? तो समतामूलक समाज का, शांतिमूलक समाज का, या समतामूलक और शांतिमूलक समाज का? तो दोनों ही, समतामूलक और शांतिमूलक समाज का सामाजिक विज्ञान की अनुभूतियों और ज्ञान में से समाज ज्ञान आधार तैयार करना है। आगे, यशपाल समिति के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो यशपाल समिति के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बच्चों के स्वरों को प्राथमिकता देना, बच्चों की सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो यशपाल समिति के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है उपयुक्त सभी, अर्थात बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, उसके साथ ही बच्चों के स्वरों को भी प्राथमिकता देना व बच्चों की सक्रिय सहभागिता को भी प्राथमिकता देना। एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त को यह सुनिश्चित करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो उपयुक्त सभी, इन तीनों ही बातों का एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों में शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए, बालों को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखना चाहिए, उसको समझने की प्रवृत्ति पर ध्यान रखनी चाहिए, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना चाहिए, वह कक्षा की गतिविधियों से परीक्षा को जोड़ना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अध्याय है। तो परिप्रेक्ष्य, पढ़ना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन या व्यवस्थागत सुधार। तो पढ़ना और ज्ञान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अध्याय है, पढ़ना और ज्ञान। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक खालिस्तान होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? साध्य, साधन, साधन और साध्य या में से कोई नहीं। तो एक साधन होना चाहिए। क्या? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए। आगे, संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेजों का आरंभ होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के एक उद्धरण से। क्या? संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेजों का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के एक उद्धरण से होता है। आगे, सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से किस विषय को एकीकृत रूप से संगठित किया गया है? तो किसे किया गया है? इतिहास व भूगोल को, अर्थशास्त्र को, नागरिक शास्त्र को या उपयुक्त सभी को? तो सामाजिक अध्ययन की विषय की पाठ्यचर्या में उपयुक्त सभी विषयों को एकीकृत रूप से संगठित किया गया है। इसमें इतिहास व भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र तीनों ही विषयों को प्राथमिकता दी गई है, एकीकृत रूप से संगठित किया गया है। कोर पाठ्यचर्या में है। तो इनमें से कौन कोर पाठ्यचर्या में है? सभी विषय अनिवार्य होते हैं, सभी क्रियाएं अनिवार्य होती है, सभी विषय ऐच्छिक होते हैं या कुछ विषय एवं क्रियाएं अनिवार्य होती है और अन्य ऐच्छिक। तो इस कोर पाठ्यचर्या में कुछ विषय एवं क्रियाएं अनिवार्य होती है और कुछ अन्य ऐच्छिक होती है। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही जवाब है। पाठ्यचर्या के प्रकार है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया उपादान पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही पाठ्यक्रम के प्रकार है। इसमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी होता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इसमें विषय को केंद्र में रखा जाता है। दूसरा है बालक केंद्रित पाठ्यक्रम, इसमें बालक के ज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और तीसरा है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, इसमें क्रियाओं के आधार पर प्रधान पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। तो
पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित, बाल केंद्रित और क्रिया प्रदान तीनों ही पाठ्यक्रम के प्रकार है। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किसका समावेश होना चाहिए? तो कौतूहल का होना चाहिए, पवित्रता का होना चाहिए, सामान्यीकरण का होना चाहिए या उपयुक्त सभी का। तो पाठ्यक्रम में कौतूहल, पवित्रता, सामान्यीकरण तीनों का ही समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौतूहल, पवित्रता और सामान्यीकरण तीनों का समावेश होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।